अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अगर उसकी नींद अफेक्ट हो रही है, उसके खाने पीने में अफेक्ट हो रहे हैं, उसे बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट इज बेटर कि आप पहले साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए। कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को डिस्करेज करने के लिए सीनियर डॉक्टर्स तक आ गए थे कि आपकी बेटी जो कर रही है वो गलत कर रही है। साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो नींद की दवाइयाँ दे देंगे उनको, हमको जो दवाइयाँ वो देंगे हमको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी, नशे की दवाइयाँ होगी, तो हमें दवाई नहीं खानी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो इलाज नहीं करते हैं। वेलकम टू रेडियो सिटी एंड आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अक्टूबर 10 पर हम अंतर्राष्ट्रीय मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेशन से ज्यादा हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि मेंटल हेल्थ पे हम और चर्चा करें और डिस्कशंस करें, मेंटल हेल्थ की अहमियत उस पर और जोर डालें। और आज मेरे साथ एक्चुअली डॉक्टर अंजलि छाबरिया जी, जो कि मुंबई के ही नहीं हमारे देश के सबसे लीडिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट में से हैं, बॉम्बे साइकियाट्रिक सोसाइटी की यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहने वालों में से एक। मैम, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस आफ्टरनून. आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड privileged to be sharing this this just to be having you on board today is such a privilege for me, and I'm so grateful to you and thank you so much ma'am for taking the time out to talk to us today. सबसे पहले मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच मैम, इट्स एब्सोल्युटली आवर ऑनर। सबसे पहले मैम, मैं आपसे बिफोर वी गेट इनटू द डिस्कशन अबाउट मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले एक औरत के नजरिए से सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब आप 30 साल पहले जब आप एक यंग एस्पायरिंग मेडिकल प्रोफेशनल में से थी, ऑफ कोर्स जब आपने घर पे कहा होगा कि मैं साइकोलॉजी इस फील्ड में मैं कुछ करना चाहती हूँ, इस फील्ड, दिस इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि 2021 में औरतों के लिए कुछ खास बदलाव दिखाई दिया है हमें, समाज में, हमारे फैमिलीज में, अभी भी जहाँ पे करियर ऑप्शंस, करियर परसुएंस की बात आती है तो आज भी औरतों को बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। 30 साल पहले मैम, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप अपनी शुरुआत कर रही थी, तो जब आपने अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों से आपने कहा कि मैं साइकोलॉजी में कुछ करना चाहती हूँ, तब रिएक्शंस क्या थे, तब उनका रवैया कैसा था? तो पहली बात, जैसे आपने कहा, जब मैंने घर में कहा कि मुझे साइकाइट्रिस्ट बनना है, तो है कि साइकाइट्रिस्ट लोग 8-10 साल के बाद पागल हो जाते हैं, तुम क्या सिर्फ पागलों की ट्रीटमेंट करोगे, इतना तक कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को डिस्करेज करने के लिए सीनियर डॉक्टर्स तक आ गए थे कि आपकी बेटी जो कर रही है वो गलत कर रही है, तो प्लीज आप उसे डिस्करेज कीजिए। ओके, मगर मैंने ठान ली थी कि मुझे यही करना है। और मेरे पेरेंट्स ने, आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने सपोर्ट किया मेरे डिसीजन को। मगर जो लोग घर पे आ गए थे उन्होंने इतना भी कहा कि देखो, इसके साथ शादी कोई नहीं करेगा, खुद पागल हो जाएगी, फिर आप लोग क्या करोगे। इतना सा मिसकंसेप्शन था साइकाइट्री के बारे में, तो मुझे याद है मैंने एक डॉक्टर को कहा था कि क्या जो पीडियाट्रिशियंस 8-10 साल के बाद क्या वो बच्चों के जैसे बात करना शुरू कर देते हैं, तो बैबल करना शुरू कर देते हैं क्या पीडियाट्रिशियंस, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो फिर मतलब आई एम रियली थैंकफुल कि पेरेंट्स डिड नॉट पुश मी। ओके, मगर मेरे हाथ में 5 MDs थी, जहाँ पे लोगों को एक MD नहीं मिलती है, मेरे हाथ में 5 MDs थी, मगर मैंने कहा कि मुझे यही करना है, एंड दे सपोर्टेड मी। और आज वही लोग आके कहते हैं कि नहीं, जो आपने किया वो एकदम सही किया, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया में इतना स्ट्रेस है और आपकी अहमियत क्या है। और अगर देखिए ना, साइकाइट्री की अहमियत क्या होती है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, आप कुछ भी करो, आप कहाँ भी रहो, आप काम नहीं कर सकेंगे जी। तो जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है,
वो अगर सही काम कर रहा है तो इट इज बिकॉज जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, जो हमारा बैलेंस है, वो सही चल रहा है, यू नो। तो आई एम ग्लैड कि जो भी बदलाव आया है, हमारे देश में आ रहा है धीरे धीरे। और जो लोग सोचते थे कि इट इज ओनली मैड पीपल सी साइकाइट्रिस्ट, आज वही लोग कहते हैं ओनली स्मार्ट पीपल सी साइकाइट्रिस्ट। कि अगर आपको प्रॉब्लम है, आप जाओ, प्रॉब्लम को डील करो, उसमें से बाहर निकल आओ, और आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। मैम लेकिन हम बात कर रहे हैं अर्ली 90s की, और अब हम आज 2021 85 87 की बात कर रहे हैं हम। 87 1985 तो हाँ जी, ऑलमोस्ट मतलब 36 years of being in this. yes अभी yes. आपको लगता है कि एज अ कंट्री और इवन एज अ सोसाइटी, फर्स्टली ऑन अ वेरी ग्राउंड लेवल पर भी, क्या आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस अभी भी है, और आर वी स्टिल एट अ वेरी वेरी नेसेंट स्टेज? देखिए, है भी, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को जब अपना पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा स्ट्रेस हो रहा है, वो काफी ले आते हैं, अपने बच्चों को भी ले आते हैं। बट स्टिल वी आर एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमें आगे बहुत काम करना है, उसका अवेयरनेस बहुत हद तक ले जाना है, बट डेफिनेटली देयर इज प्रोग्रेस। एक जो हम अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी, जब ये कोविड के हिसाब से काफी बच्चे ऑर्फन्स हो गए, ओके, तो उनकी तरफ एजुकेशनल एड आ रहा था, फाइनेंशियल एड आ रहा था। तो मैंने गवर्नमेंट से डिस्कस किया कि जो हमारे महाराष्ट्र के जो WCD डिपार्टमेंट है, तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि अगर हम इतना सब कर रहे हैं तो हम ये बच्चों को काउंसलिंग क्यों नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें साइकाइट्रिस्ट के पास क्यों नहीं ले जा रहे हैं। क्योंकि आप उनको कुछ भी दे दो, इनके अगर दोनों पेरेंट्स चले गए हैं, तो जब तक वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प देम इमोशनली, ये बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एंड लकीली द गवर्नमेंट एग्रीड, एंड उसके बाद हमने उनके घर में काउंसलर्स भेजे, प्लस जो हमारा IPS का चाइल्ड साइकाइट्री डिपार्टमेंट है वेस्ट जोन का, महाराष्ट्र का, उसके सब साइकाइट्रिस्ट जुड़ गए ये प्रोजेक्ट से। ओके, एंड टुडे आई कैन से कि ये जो 40 काउंसलर्स जो इन बच्चों के घर में गए हैं, प्लस हमारे जो IPS चाइल्ड साइकाइट्री वेस्ट जोन के हैं, ये सब ने मिलके ये बच्चों को वो हेल्प दी है, क्योंकि इमोशनली ये बच्चों को बाहर निकाला है और उन्हें स्टेबलाइज किया है, और वो करने से ये बच्चे अभी, ऑफ कोर्स अभी ट्रीटमेंट चल रही है, काफी बच्चों की एनालिसिस चल रही है, बट आई थिंक दिस इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप, और अगर हमारा महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ये कर सकता है, तो आई एम श्योर दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर अदर प्लेसेस इन इंडिया ऑल्सो टू फॉलो। तो जहाँ है, ऑफ कोर्स देयर इज इग्नोरेंस, बट साथ साथ में ये सब स्टेप्स जो आगे हम पढ़ रहे हैं, आई थिंक दीज आर रियली पॉजिटिव स्टेप्स। मैम क्योंकि हमारे देश में अभी भी क्लासिफाई किया जाता है कि मेंटल हेल्थ इस उम्र में हो सकती है, या इस उम्र में हो सकती है, या इन चीजों की वजह से हो सकती है। आपकी एक टेडेक्स आपकी टॉक देख रही थी मैं टेडेक्स पे, जो आपने 4 साल पहले दी, जहाँ पे आपने बताया कि ज्यादातर आजकल, स्पेशली इन आवर करंट सोसाइटी, चिल्ड्रन और जेरियाट्रिक जो उम्रदराज लोग होते हैं, उनमें ये साइकोलॉजिकल इश्यूज काफी हैं। So I think the very basic fact that most people get wrong is they think that mental health is something that is age defined. What do you opine on that? Right. नहीं, देखिए क्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकते हैं। ओके, जो हमारे बच्चे हैं, और स्पेशली अभी कोविड के बाद बच्चों पे ऑफ कोर्स, मतलब जो यंग, सबके ऊपर असर हुआ है, ओके, बट बच्चों के ऊपर ज्यादा क्यों असर हुआ है? क्योंकि उनके खेलने कूदने के दिन जो हम कहते हैं, और वही खेलना कूदना हमने बंद कर दिया। हम पहले उन्हें कहते थे कि आप स्क्रीन के ऊपर टाइम मत बिताइए, अभी बेचारे उठते हैं और एक स्क्रीन उनके हाथ में दी जाती है, खेलना भी स्क्रीन पे है, काम भी स्क्रीन पे करना है, और सोशलाइज भी स्क्रीन पे करना है।
तो ऑब्वियसली उस हिसाब से बच्चे और रेस्टलेस हो गए हैं। प्लस पहले थोड़ा सा टाइम मिलता था कि पेरेंट्स से दूर रहने का। हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर हम बच्चों से पूछे आप स्कूल क्यों जाते थे, तो बोला फ्रेंड्स को मिलने जाते थे। ओके। और अभी आप पेरेंट्स के साथ टाइम बिता रहे हो, तो डेफिनेटली इससे बच्चों के ऊपर स्ट्रेस काफी पड़ा है। प्लस जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, पहले क्या होता था कि चलो एटलीस्ट उनको बच्चे मिलते थे अपने और वो खुश हो जाते थे। अभी अगर सीनियर सिटीजन्स को उनके यंग बच्चे मिलने भी जाते हैं तो दूर से उनको हाथ दिखाते हैं, कोई उनको हग नहीं करता है, कोई प्यार नहीं करता है, क्योंकि डरते हैं कि कहाँ उन्हें कोविड तो नहीं हो जाएगा। तो एक जो पहले से ही उनको अकेलापन महसूस हो रहा था, वो और भी ज्यादा बढ़ गया है पिछले 2 सालों में। ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो यूथ है दैट इज नॉट अफेक्टेड। ऑफ कोर्स यूथ भी अफेक्टेड है, क्योंकि किसी के जॉब्स चले गए हैं, किसी के रिश्तेदारों की लाइफ चली गई है। तो पिछले 2 सालों में मतलब लोगों की लाइफ में काफी बदलाव आया है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ गया है। बट डेफिनेटली जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उनकी एज के हिसाब से वो थोड़े से और उनकी इमोशनल वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, उस हिसाब से दे बिकम इवन मोर प्रोन टू प्रॉब्लम्स। तो वी हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ देम। तो जो इनफैक्ट जो मतलब जो LGBTQ कम्युनिटी भी है, वो भी काफी वल्नरेबल होता है। So, like you very aptly put it across, ma'am, that mental health is not something that can be, specific to a certain demographic of, people. On those lines, ma'am, I know a lot of friends of, people in close quarters actually, who are still ignorant about the very basic understanding between the different, mental health issues that people mostly stress upon. काफी लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच में, काफी लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सो ऑन अ वेरी बेसिक इन लेमन्स टर्म्स, मैम, अगर हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, हाउ वुड यू पर्सन? जी, देखिए स्ट्रेस क्या होता है कि अगर आपको कहाँ पहुंचना है, ओके, आपको समझो उठ के ट्रेन लेना है, तैयार होके वहां पे पहुंचना है, ओके, तो ये होता है जो डेली स्ट्रेस होता है। अगर इसके ऊपर मैंने आपको एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि चलो अभी आपको सुबह को उठ के खाना बना के फिर निकलना है काम पे, ओके, तो ये चीजों से हमें स्ट्रेस होती है। दीज आर नॉर्मल थिंग्स ऑफ लाइफ, ओके, मगर हम कोप कर लेते हैं, लड़के झगड़ के कोप कर लेते हैं, एंड आवर डे गोज ऑन। अच्छा, अगर यही चीज से अगर हमें घबराहट शुरू हो जाती है, कि हाय मुझे खाना बनाना है, हाय मुझे काम पे पहुंचना है, तो हर चीज में जब हमें घबराहट होनी शुरू होती है तो हमें एंजाइटी होना शुरू होता है। एंजाइटी की वजह से आपकी नींद खराब हो सकती है, आपकी एपेटाइट खराब हो सकती है, ओके, या आपको दूसरे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, किसी का पेट खराब हो जाता है, किसी को पैल्पिटेशंस होते हैं, ओके। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, ओके, और लोग ये टर्म बहुत लूजली यूज करते हैं, बट डिप्रेशन एक्चुअली बीमारी है जहाँ पे आपको मतलब किसी को भी उदासी, निराशी, नींद की प्रॉब्लम्स, खाने पीने की प्रॉब्लम्स और नेगेटिव थॉट्स की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। मतलब सब कुछ अगर ठीक है फिर भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे। कुछ भी होता है आपको लगेगा, मतलब छोटी सी सर्दी हो जाएगी तो ऐसा लगेगा हाय मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, अभी मैं हॉस्पिटल तो नहीं पहुंच जाऊंगी, फिर शायद मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो ये सब एक जो नेगेटिव थॉट्स का जो पैटर्न हो जाता है, ओके, और वो रहता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक बार ही चलो बुखार आया तो मुझे ये प्रॉब्लम्स हुए, मगर रोज बिना कुछ कारण मुझे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसका मतलब है कि शायद मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। और ऑफ कोर्स दूसरे भी डिसऑर्डर्स होते हैं। एक डिसऑर्डर का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो काफी कॉमन होता है, जहाँ पे मुझे एक ही थॉट बार 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 आता रहेगा, ओके, एंड वो थॉट को निकालने के लिए मैं कुछ ना कुछ एक्शन करूंगी, ओके। तो अगर मुझे नेगेटिव थॉट आएगा तो मुझे लगेगा हाय मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आया, चलो मुझे उसको काउंटर करना है, ओके।
तो या तो मैं कोई भी मूर्ति को हाथ जोड़ूंगी, ओके, टू गेट रिड ऑफ दैट थॉट। तो ये एक पैटर्न बन जाता है। तो कभी कभी एक ही बार थॉट जब आता रहता है, तो ऐसे लोगों को इतनी परेशानी होती है कि वो आगे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर एक दूसरा है, सो जैसे डिप्रेशन होता है वैसे ही एक दूसरा मूड डिसऑर्डर होता है जिसे हम मेनिया कहते हैं। ओके, और मेनिया में क्या होता है कि डिप्रेशन में हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मेनिया में हमें बिना कारण पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, और हम रैश और इमोशनल डिसीजंस करना शुरू करते हैं। डिप्रेशन में एनर्जी कम होती है, तो मेनिया में एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। प्लस हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं और रूड बिहेवियर करना शुरू करते हैं, दूसरों से हम बहुत खराब तरीके से बात करते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व का डिसऑर्डर है थॉट डिसऑर्डर। ओके, थॉट डिसऑर्डर में क्या होता है कि जैसे हमने स्किज़ोफ्रेनिया का नाम सुना होगा। ओके, इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आदमी रियलिटी से दूर चला जाता है, तो उसको रियल लाइफ में क्या करना है वहां से वो दूर हो जाता है, और उसके दिमाग में कभी कभी शक की बीमारी हो जाती है। कभी कभी अगर वो बैठा है, आजू बाजू में कोई नहीं है, फिर भी उसे आवाजें आती है, उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है, या फिर लोग उसे सिग्नल्स दे रहे हैं। so totally they become out of touch with reality. Okay, तो बट अच्छी बात है कि चलो ये तो चंद डिसऑर्डर्स के मैंने आपको नाम बताए हैं। फोबियाज भी होते हैं जहाँ पे बहुत डर होता है किसी चीज का। बट अगर हम इसे देखें, ये सब डिसऑर्डर्स में एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्रेन की केमिस्ट्री है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। ओके, या तो केमिकल्स का लोचा होता है, या फिर थोड़े जो हमारे जो लोब्स होते हैं ब्रेन में वो अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ये चीजों का इलाज हो सकता है। ओके, अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो इलाज नहीं करते हैं बट बहुत समय निकाल देते हैं। क्योंकि वो डर में कि साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो नींद की दवाइयां दे देंगे हमको, या फिर जो दवाइयां वो देंगे हमको जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। नशे की दवाइयां होगी, तो हमें दवाई नहीं खानी है। और इस उलझन में वो या तो फेथ हीलर्स के पास चले जाएंगे, और यही चीज में इतनी ट्रीटमेंट की डिले हो जाती है। अक्सर हमारे पास जो लोग आते हैं वो मतलब 2 या 3 साल से सफर कर रहे हैं और अभी आ रहे हैं, और जब आते हैं कहते हैं कि हमें दवाई नहीं खानी है, आप और कुछ भी कर लीजिए। अगर आपको फ्रैक्चर है पैर का, तो अगर आपको सर्जरी की जरूरत है तो डॉक्टर तो सर्जरी ही करेगा ना। तो सिमिलरली मतलब आज आपके प्रोग्राम जो भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आप दवाई खाइए, आप प्लीज डरिए मत, दूसरों की राय मत लीजिए। ओके, आप साइकाइट्रिस्ट तक जा रहे हैं, उनसे आप जो सलाह करनी है सलाह करिए। अगर आपको डर लग रहा है कि ये दवाई से नशा हो जाएगा, या मुझे आदत हो जाएगी, या फिर मैं दवाइयों से निकल नहीं पाऊंगी, आप उनसे पूछिए। ये सवाल आप डॉक्टर से ही पूछिए कि डॉक्टर साहब हमें कब तक दवाई खानी पड़ेगी, क्यों खानी पड़ेगी, ओके, मुझे प्रॉब्लम क्या है। आप अपनी आराम से ये चीजों को समझ लीजिए, और फिर जैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे आप करिए। कभी कभी कोई कंडीशंस में दवाइयों को थोड़ा ज्यादा टाइम चलना पड़ता है, मगर जैसे हम डायबिटीज में तो दवाई खा लेते हैं, अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो हम दवाई खाने को तैयार होते हैं, राइट। मगर अगर आपका माइंड, अगर आपका ब्रेन, ओके, अगर ये चीज में इम्बैलेंस है तो हम क्यों दवाई नहीं खा रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और जैसे आपने कहा, देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। मैम, क्योंकि आपने कहा कि कई लोगों को ये जो इश्यूज होते हैं 2 साल से होते हैं या 3 साल से होते हैं, फिर भी वो किसी डॉक्टर के पास जाने में ही वो देरी लगाते हैं। इसका कारण शायद मैम ये भी हो सकता है कि बहुत लोग जो हैं वो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट
दोनों में से किसके पास जाए उसी में वो शायद डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो जिन लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता है कि साइकेट्रिस्ट किसे कहते हैं और साइकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है? देखिए क्या होता है कि साइकाइट्रिस्ट वो है जिसे मेडिकल डिग्री है। ओके, एमबीबीएस के बाद हमें 3 साल साइकाइट्री का कोर्स करना पड़ा टू बी कॉल्ड एज अ साइकाइट्रिस्ट। ओके, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, ओके, तो अगर उसकी नींद अफेक्ट हो रही है, उसके खाने पीने में अफेक्ट हो रहे हैं, उसे बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट इज बेटर कि आप पहले साइकाइट्रिस्ट के पास जाइए। ओके, क्योंकि अगर आपको दवाई की जरूरत है या नहीं वो आपको बता देंगे। हाँ, अगर आपको थोड़े एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्वभाव में आपको छोटी छोटी बात पे समझो आप अपसेट हो जाते हैं और ये आपका स्वभाव है और वो चीज को आप बदलना चाहते हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। ओके, बट एक्चुअली हमें इतना ज्यादा सोचना नहीं है। अगर हम पहले साइकोलॉजिस्ट के पास भी चले गए और उन्हें लगा कि नहीं, आपको मेडिकल साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, वो आपको रेफर कर देंगे। अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास चले गए और उन्हें लगा कि नहीं, देखिए आपका प्रॉब्लम, आपको सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, थेरेपी की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, तो आप प्लीज उससे फॉलो अप कीजिए। ओके, बट शुरुआत करना हमारे हाथ में है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ जी मैम, शायद कई बार जो पेशेंट्स होते हैं वो शायद इसीलिए हिचकिचाते भी हैं। एक तो साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट के बीच में अंतर समझना वो एक तरफ, लेकिन कई बार one of the reasons why they also shy away from seeking medical treatment is also because affordability is always a huge issue for them. एक भारी मिसकंसेप्शन है आज भी लोगों की सोच में कि साइकेट्री इज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। मैं एक डिस्कशन देख रही थी आपका फ्री डिसूजा के यूट्यूब चैनल पर, डॉक्टर सागर जो आपके को पैनलिस्ट हैं जी, वो कह रहे थे कि बहुत लोगों का एक और मिसकंसेप्शन ये भी है कि सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे ये कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फिर भी वहां इसीलिए नहीं जाते हैं क्योंकि सरकारी अस्पतालों के के बारे में भी मिसकंसेप्शंस बहुत है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सो इट मे नॉट बी अप टू द मार्क। सो मैम, व्हाट डू यू थिंक कैन दिस मिथ आल्सो बी इरेडिकेटेड? एब्सोल्युटली। देखिए हम सब सरकारी हॉस्पिटल से ही सीख के आए हैं जी। मैं कूपर हॉस्पिटल में 8 साल काम कर रही थी बिफोर आई केम इनटू प्रैक्टिस। तो क्या होता है कि आप जो भी आपके पास के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, आप वहां पे चले जाइए। वहां पे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे साइकाइट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो आपकी प्रॉब्लम फ्री में हल कर सकेंगे। ओके, एंड जहाँ पे रही अफोर्डेबिलिटी की बात, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो जो कॉस्ट होता है, ओके, वो तो कॉस्ट आपको थोड़ा लगेगा इफ यू वांट टू गो। मगर क्या होता है कि लोगों को लगता है हम बात करने के पैसे क्यों दे, मगर आप अपने बात करने के पैसे नहीं दे रहे, आप अपने हल के पैसे दे रहे हैं। ओके, एंड बहुत से स्पेशली कोविड टाइम्स में बहुत से फ्री सर्विसेज भी शुरू हुए थे। इनफैक्ट म्युनिसिपैलिटी की भी एक हेल्पलाइन है, मैं आपसे नंबर शेयर करूंगी एट द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, आप वो भी सर्कुलेट कर सकते हैं। अगर किसी को भी हेल्प चाहिए तो देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री हेल्पलाइंस। आजकल तो कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज के लिए भी एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं जहाँ पे फ्री में इलाज होता है। सो आई थिंक अफोर्डेबिलिटी इज एन एक्सक्यूज। ओके, आपको, एंड मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, ओके, आई डोंट थिंक एनीबडी goes back from anybody's clinic because of lack of funds. मैम, मेडिकेशन एक तरफ, कई बार हमें ये रेकमेंड किया जाता है कि रेगुलर एक्सरसाइज से या योगा या just inculcating a basic fitness routine in your everyday lifestyle can really help enable mental well-being. तो फूड और लाइफस्टाइल हैबिट्स में मैम कितना हम ऊंच नीच कर सकते हैं?
नहीं, डेफिनेटली अगर आप अपने लाइफ को एक रूटीन से रहोगे, डेफिनेटली फिर लाइफ के जो रूटीन है वो हमारे हाथ में आ जाता है, जी और थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस होता है। इसमें अगर हम हेल्दी ईटिंग करते हैं या एक्सरसाइज का रूटीन बनाते हैं, जी दैट ऑल्सो हेल्प्स अस टू नॉर्मलाइज लाइफ। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है हमें इसे फोर्स्ड नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। जी कि आपको अगर अपने लाइफ में, अगर यू आर अपसेट अबाउट समथिंग, ओके, एंड यू से नहीं, आई डू नॉट वांट टू रिमेन अपसेट, लेट मी गो फॉर माय वॉक, लेट मी डू माय एक्सरसाइज, लेट मी गो टू वर्क, चलो मैं नहा धो के खा पी के काम पे जाती हूँ, उसमें ही हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। जी तो ऐसे करने से डेफिनेटली ये चीजें दिखाती है कि हम जो लाइफ के प्रॉब्लम से ओवरवेलम नहीं हो रहे हैं, बट वी आर एबल टू कीप देम अंडर आवर कंट्रोल। ओके, एंड अगर हम समझो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, विपස්සना की, आर्ट ऑफ लिविंग की, उसमें भी इट इज लाइक डूइंग डिफरेंट इमोशनल एक्सरसाइजेज एवरी डे। तो उसमें भी थोड़ा सा ठहराव मिलता है। आप अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। हर रिलीजन में देर आर स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज। अगर हम वो बातें सुनते हैं, इट हेल्प्स अस टू कोप विथ लाइफ चैलेंजेस। ओके, बट डेफिनेटली दैट इज अबाउट रेगुलर लिविंग। मगर अगर कोई बीमार होता है, अगर किसी का पैर टूट जाता है, हम उससे नहीं कहते ना कि हाँ जाओ अभी योगा करो। हम जी कहते हैं कि पहले आप जाओ, अपने पैर का इलाज कराओ, जब आप ठीक हो जाओगे तब आप योगा करो, एक्सरसाइज करो। सेम वे विथ इमोशनल डिसऑर्डर्स। ओके, इमोशनल हेल्थ के लिए आप ये सब कर सकते हैं, जी मगर अगर माइंड का फ्रैक्चर हो जाता है, आप पहले उसका इलाज करेंगे दवाई के साथ, काउंसलिंग के साथ, थेरेपी के साथ। उसके बाद एक जब हमारा एक लाइफ का धैर्य होता है, बैलेंस होता है, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स। मैम, आजकल क्योंकि ये पैंडेमिक की वजह से हमारी डिपेंडेंसी जो है ऑन आउटसाइड इंफॉर्मेशन, स्पेशली न्यूज़ एंड सोशल मीडिया, इतना यस, ज़्यादा हो गया है। कंजम्पशन पैटर्न्स आर दे हैव हिट द रूफ। उस वजह से होता क्या है मैम, समवेयर दिस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इक्वली बिकम्स डेट्रीमेंटल टुवर्ड्स अ मेंटल वेलबींग। तो कितना एब्सोल्युटली। हम कट डाउन कर सकते हैं, कितना हम उस पर निर्भर रह सकते हैं आपके हिसाब से? नहीं, देखिए क्या है, आप अगर न्यूज देख रहे हैं तो पहले अपने आप से पूछिए आप क्यों देख रहे हैं। इज इट टू स्टे इन्फॉर्म्ड और इज इट टू गेट स्केर्ड? अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आप जब आपको जरूरत है आप वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नेगेटिव चीजें देख देख के, सुन सुन के अपने दिमाग में भी नेगेटिविटी ज्यादा आ जाती है। जी सो वी टेल एवरीबडी कि आप अपना जो मीडिया टाइम है उससे रिस्ट्रिक्ट करिए। ओके, एंड स्पेशली हमने क्या देखा है कि जो यंग बच्चे हैं, ओके, उनको क्या होता है कि व्हेन दे आर ऑन सोशल मीडिया, ओके, वो सिर्फ दूसरों की लाइव्स देखते हैं, और ये रियलाइज नहीं करते कि जो दूसरे लाइव दिखा रहे हैं वो मतलब कोई अपनी नाइट सूट में तो कपड़े नहीं, मतलब फोटो नहीं खींचेगा। तैयार होके अपनी लाइफ को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे दे हैव द मोस्ट हैपनिंग लाइफ। यस ओके, कि हम हमेशा खुश रहते हैं। तो इसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, एक तो बच्चे एडिक्टेड हो जाते हैं, जी और अपने काम से उनका ध्यान चला जाता है, पूरा दिन। और ये सोशल मीडिया ऐसा है कि आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, आप बिना सोचे भी आपके कई घंटे निकल जाएंगे। जी तो आपको दो चीजें हो रही है, आप अपने काम से दूर होते जा रहे हैं, और दूसरी बात है आपका फोकस निकलता जा रहा है, और दूसरी बात है आप अपने बारे में कम सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है वो दूसरे की कमीज मेरे कमीज से ज्यादा सफेद है। जी यू नो तो इसमें इसमें कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं, प्लस अपना सेल्फ एस्टीम लो कर देते हैं। जी यू नो प्लस एक अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन कि मुझे भी अच्छा दिखना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे सुपरस्टार बनना है। तो जो नॉर्मल लाइफ से हम दूर हट जाते हैं, जी विच इज नॉट गुड फॉर एनीबडी। Of course, ma'am, it's so rightly said, because it does lead to overthinking. It does lead to unrealistic expectations, and at the end of the day, all this जब pile up होता रहता है, तो it will lead to. I mean, it's only, you're only being harsh on yourself also.
So बिल्कुल. given the pandemic, I think all of us as collectively हम ये कोशिश जरूर कर सकते हैं. आपके हिसाब से, I mean, in my humble opinion, ma'am, I feel that हम जितना एक दूसरे के ऊपर काइंडनेस और कंपैशन जताते हैं, जितना एक दूसरे के लिए हम छोटी छोटी चीजें रोज में कर सकते हैं, सिर्फ एक स्माइल या सिर्फ एक हेलो से या एक गुड मॉर्निंग से या फिर किसी के लिए बस एक कप चाय बना देना, या एक कप Right. बस एक हंसी बांट आपस में बांटना, छोटे छोटे चीजों में हम कितना बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं. डू यू अग्री मैम? यस, हमने इनफैक्ट मेरा जो क्लिनिक है माइंड टेम्पल, हमने एक छोटा सा कैंपेन शुरू किया है ये हफ्ते के लिए, जिसका टैगलाइन है हैशटैग चलो फिर स्माइल करें. और इसका मतलब क्या है कि हम किसी और के जिंदगी में, क्योंकि कोविड में बहुत लोगों की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आई हैं, ओके, और लोग अपने अकेलेपन में ही और उलझ रहे हैं और दुखी हो रहे हैं. और हम मतलब कोई भी किसी की हेल्प कर सकता है, एनीबडी कैन हेल्प एनीवन. ओके, तो अगर हम उनकी तरफ या तो अपना हाथ बटाएं या फिर उनसे जस्ट पूछें कि हाउ आर यू, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, ओके, और उनकी बात को सुने, लेट्स हियर व्हाट दे हैव टू से, या अपने आपने जो फ्रेंड से बात नहीं की इतने समय से, फाइंड आउट, कॉल देम अप एंड फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है. तो हमारे कैंपेन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेलिंग पीपल टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, हैशटैग चलो फिर स्माइल करें, एंड यू टैग अस, टैग मी एंड टैग 3 other friends, who can make somebody else's life better. ओके, तो एक चेन रिएक्शन हम शुरू कर रहे हैं. ओके, एंड ये ऑलरेडी लोगों ने करना शुरू किया है सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमने सोचा कि यही सोशल मीडिया को हम एक पॉजिटिवली क्यों ना यूज करें, तो जब एंड होपफुली धीरे धीरे लोगों की जिंदगियों में थोड़ा सा एक स्माइल वापस आ जाएगा, and let us come back to life in a little more relaxed, in a little more positive manner. Plus, अगर आपको लगता है कि किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो यू प्लीज टेक दैट पर्सन फॉर हेल्प. डरिए मत कि अगर मैं उसे कहूंगा या कहूंगी वो मुझे वो अपसेट हो जाएंगे. इंस्टेड उनको बोलिए कि आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट यू, आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, एंड आप क्यों ना डॉक्टर को मिल लेते हो. जी. Well, ma'am, thank you so much हमसे बात करने के लिए this afternoon. I can only feel so much more informed and aware after this conversation. And I know इस conversation से बहुत लोग जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, शायद कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा जागरूक महसूस कर रहे होंगे और वो भी शायद अपने आसपास और ध्यान रखेंगे कि कैसे पेश आ सकते हैं वो एक दूसरे से. थैंक यू सो मच मैम फॉर चैटिंग विद अस, एंड आई होप जब फिर कभी सिचुएशन इज अ लॉट बेटर वेयर आई कैन मीट यू इन पर्सन, आई वुड वांट टू मीट यू इन पर्सन. Sure. Thank you for hosting me today. Thank you so much, ma'am. Thank you once again for your time. Thank you, dear. Thank you. Radio